इलाही जिस तस्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तस्वुर को कभी आंखों से सींचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए गर्दन को बीचा था, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर रात पीली थी, इलाही जिस तस्वुर के लिए हर मौत झीली थी, इलाही क्या कभी सोचा था अपने उस तस्वुर से, जो गुजरेगा कभी ऐसा भी ये हिंदुस्तां होगा, वतन की आबरू का पास देके कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा, सुना है आज मक्तल में हमारा इंतहा होगा। मैंने मैंने पहचाना नहीं। ध्यान से देखिए। आकाश भाई, याद नहीं आता। दरअसल बातें पुरानी हो चली, बातों के साथ तारीखें पुरानी हो चली, तारीखों के साथ इतिहास पुराना हो चला और इतिहास के साथ व्यक्ति पुराने हो चले। व्यक्ति कभी पुराने नहीं होते, क्योंकि वो इतिहास के गुलाम नहीं होते, वो तारीखों के गुलाम नहीं होते। इतिहास को इंसान किताबों पे छपी इबारतों के जरिए जानते हैं, मगर इंसान को जानने के लिए स्मृति के दरवाजे पे पड़ी एक ठगठगी काफी है। तो अपने स्मृति के दरवाजों को खटखटाइए, शायद कुछ याद आ जाए। माफ करना भाई, एक तो याद नहीं आता, ऊपर से बदन में इतना ताकत बची नहीं है कि जरूरत से ज्यादा जोर लगा के सोच पाऊं। तकलीफ होती है। आप कब से तकलीफों से प्रभावित होने लगे? तकलीफों से प्रभावित होना इंसानों का स्वभाव होता है। वो तो जिंदा रहना इसीलिए जरूरी है क्योंकि मरने के बाद उसे अंदाजा नहीं लग पाता कि तकलीफें उसे कितना प्रभावित कर पाते और कितना नहीं। वो फैज अहमद फैज का शेर पढ़ा है कौन सा? कि दर्द इतना था हर हद से गुजरना चाहा, मगर याद की खोई हुई उन शम्मों में जब कहीं नजर आया एक नगमा तेरी दिलदारी का, तो मैंने उससे भी गुजरना चाहा, मगर इस दिल ने ठहरना चाहा। एक शेर मुझे भी याद है। कौन सा? वतन की आबरू का पास देके कौन करता है, सुना है आज मक्तल में हमारा इम्तिहान होगा, इलाही वो भी दिन होगा जब अपना राज देखेंगे, जब अपनी ही जमी होगी और अपना आसमां होगा। ये एक गुमनाम शायर का शेर है। मैंने पूछा कौन हो तुम? आज 1965 चल रहा है। सफदरजंग अस्पताल दिल्ली की इस इमारत में बैठकर मुझे याद आ रहा है,
ये शेर आज से 40 साल पहले जब्त कर लिया गया था लाहौर में। तुम लाहौर में थे? मैं कानपुर में था। मैं आगरा में था। मैं पटना में था। मैं कलकत्ता में था। मैं दिल्ली में था। और मैं लाहौर में भी था। किस वक्त की बात कर रहे हो तुम? 1919 की 13 अप्रैल की, जिस दिन हिंदुस्तान के इतिहास में सबसे खूनी बैसाखी मनी थी। जिस दिन बाप चीखा था, जिस दिन बच्चा चिल्लाया था, और जिस दिन लाहौर के लालपुर जिले के गांव बंगा में अपनी कटी हुई फसल को देखकर एक माँ बिफर कर बोली थी, अपने बच्चों का मांस खाऊंगी अगर इस साल फसल को मुंह से लगाया। ओ ज़मीं हमारी, ओ मिट्टी हमारी, ओ खेत हमारे, तुमने जन्माए इस फसल को हमारे लिए, हमारे बच्चों के लिए, हमारा खाद डालकर, हमारा पानी डालकर, इसमें जिंदगी है हमारे बच्चों की, इसमें सांसें हैं हमारे बच्चों की। और ये सांसें आज एक साथ मिलकर आसमान गुंजा देती, और ये सांसें आज एक साथ मिलकर धरती हिला देती, और ये सांसें आज एक साथ मिलकर नाले बहा देती। अगर इन सांसों को जिंदा रहने का मौका मिला होता, आज इस बैसाखी की शाम मेरे साथ हिंदुस्तान की लाखों करोड़ों माए अपनी आंखों में सुर्खी पोते भाई गुरु की नगरी अपनी और निगाहें करके बैठी होगी, जहाँ कटी है हमारी फसल, जहाँ वीरान हुए हैं हमारे, और जहाँ उजड़ी है हमारी बैसाखी। इस जलियांवाले बाग में जहाँ की मिट्टी को मेरे बच्चों के खून से रीस कर रंग दिया गया। ओ गांधी, हमारे महात्मा, करते हैं हम हमारे बचे हुए बच्चों को तुम्हारे सुपुर्द, और फेंकते हैं इनकी नन्ही धड़कनों को तुम्हारी को। ले जाओ इनको अपने साथ और दिखला दो उन दूर के सौदागरों को कि आज के बाद पंजाब की हर बैसाखी का मिजाज
नेशनल कॉलेज है। 1921 के इस भटकते हुए हिंदुस्तान में तू यहाँ क्या करने आया है? जी वही जो आप करने आए हैं, पढ़ाई। जबान बहुत चलती है तेरी। मैं सीनियर हूँ तेरा, रैगिंग देगा? हुक्म कीजिए। चल बेटा, मंगल पांडे के बाप का नाम बतला। जी मालूम नहीं। माननीय महामना मदन मोहन मालवीय जी का पूरा नाम बतला। जी वो भी नहीं मालूम। अच्छा चल, हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे घटिया आदमी का नाम बतला। जनरल ओ डायर। हिंदुस्तान के स्वाधीनता संग्राम के सबसे महान आदमी का नाम बतला। जी अभी तक आया नहीं। तू कुछ बोलने वाला था? जी मैं महात्मा गांधी बोलने वाला था। तू आदमी पसंद आया, अपनी खूब भूलेगी। मेरा नाम सुखदेव है, सुखदेव थापर। मैं भगत सिंह संधू। कल शाम की कितने लोग थे? वो तो अकेला ही था। सामने 4-5 थे। चोट काफी आई। हाँ लगी तो है। डॉक्टर के पास जाने को कहा तो बिफर गया। कहता है सरकारी अस्पताल नहीं जाऊंगा, वो प्राइवेट जाने के पैसे नहीं है, इसलिए ऐसे ही रहने दो। अरे उल्लू के पट्टे हो तुम सब। उस नॉन कोऑपरेशन को खत्म हुए 1 साल होने को है, अब क्यों नहीं जाना सरकारी अस्पताल? अरे अंधे होके लड़ाई लड़ोगे? बाकी तुम सब कहाँ थे? प्रोग्राम तो हमारा भी था वहां जाने। तुझे सुबह से ढूंढ रहे थे, तू मिला ही नहीं। फिर कल शाम को लाला जी ने मीटिंग बुलाई। परसों बड़े चौक पर वायसराय का पुतला जलाया जा रहा है और जुलूस भी निकलेगा, इसलिए हम लोग नहीं आ पाए। रात को मालूम पड़ा कि वहाँ झगड़ा हो गया। तू कहाँ चला गया था? वो देवे जी की थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी, इसलिए एकदम जाना पड़ा। वापसी की सवारी नहीं मिली, इसलिए देर से लौटा। बाकी पता तो कर लेते कौन थे, कहाँ के थे। सालों से बाद में ही निपट लेते। वो तो मालूम पड़ गया यार, ऑफिसर्स लेन के साहबों के लौंडे हैं, लेकिन अब चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते। क्यों? उन्होंने FIR लिखवा दी है, उल्टा इसके खिलाफ। अब कुछ किया तो झगड़ा बढ़ेगा। अब जितना बढ़ चुका है उससे आगे क्या बढ़ेगा, और अगर बढ़ेगा ना तो निपट लेंगे। ओ यार, लेकिन ये मुइन है कहाँ? आपसे मिला था क्या भगवती भाई? मिला था या तो था, लेकिन तुम से गायब हो गया। तो बस प्रतीक मैं तो ज्यादा कुछ नहीं पूछूंगा, एक लाइन में जवाब दे। उन लोगों के नाम। अबे और उनके नाम। जिम ग्रेन, स्टीफन ग्रेन, बाकी तो को मैं जानते नहीं। ये वही वो ऑफिसर लेन के डेविड ग्रेन के लौंडे हैं ना? ठीक। सुख FIR है, बाकियों के नाम तो दर्ज हो नहीं है। 3 ही काफी है उनके लिए। हॉकी स्टिक ले लेना, बाकी हाथ पैर। लौटते हैं रात को दारू वारू पिए क्लबों से, बजा देंगे वही पीपल मीनार के पास। समझ गया। और हाँ याद रहे, उनकी गाड़ी का एक कांच सलामत ना बचे। सालों को बहुत नाज है ना उस पर। समझ गया। लेकिन पूरी बात तो सुन ले यार, हो सकता है गलती इसी की रही हो। मेरी गलती, मेरी गलती, मेरे घर को बचाया वो मेरी गलती।
मैंने उसकी बहन और बीवी को बचाया, वो मेरी गलती। साले यहाँ बैठ के बकवास कर रहा है, बचोड़े मैंने भी तेरी दबली कर रही थी। तो मुझ पे क्यों चढ़ रहा है यार? हर बात को दिमाग से सोचा जाएगा ना। अब उनका रंग सफेद है तो गलती हमेशा उनकी होगी। अबे ओ, उन्हीं की होगी। अब यूं तो हम कुछ भी कह सकते हैं भगवती भाई। ये हम नहीं कह रहे, ये वक्त कह रहा है। अब बोल भाई, ICS की औलाद, गलती किसकी थी? हाँ, इसके हिसाब से तो अब उनकी ही लग रही है। आजकल गलतियों का हिसाब किताब कुछ ज्यादा नहीं देखने लग गया है तुम मार्कंड त्रिवेदी। चलो क्या बे? मुई? ये लो पानी पी। अब जो होना होगा हो जाएगा। ऐसे मुंह भी सोने की जरूरत नहीं है, समझा ना? ठीक है। चलो भाई। अबे यार, लेकिन ये सब में फिल्म वाली बात तो रह गई। बोलो, चलते हो आज? हो जाए? हो जाए, हो जाए। लेकिन ये फिल्म है कौन सी? अरे चैपलिन या गार्बो की नहीं है, ये है तेरी राजा हरिश्चंद्र। बननी चाहिए यार, इंडियन माइथोलॉजी पर और बननी चाहिए। बेटा, जो तुम्हारे देवता पिए तो कहलाए आसव, और जो हम पिए तो कहलाए विस्की। कर देगा लाली से। अरे हाँ भगवती भाई, लाला लाजपत राय महान स्वतंत्रता सेनानी। ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट खत्म होने के बाद से लाला जी कुछ बदल से नहीं गया भगवती भाई। कॉलेज के बोर्ड पे एक पोस्टर लगने की देरी है। 1922 के पवित्र भारतीय स्वाधीनता संग्राम में ये कभी मत भूलो कि तुम एक हिंदू हो। अच्छा यार, ये येलो पैम्फलेट पढ़ा क्या किसी ने? येलो पैम्पलेट? ये क्या है? अरे कुछ नहीं है, सान्याल बाबू ने पुराने बिखरे हुए क्रांतिकारियों को इकट्ठा करके एक एसोसिएशन बनाई, हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन, जिसका एकमात्र टारगेट है आजाद भारत। उसी का कॉन्स्टिट्यूशन जिस पर्चे पर छपा है उसे पीला पैम्पलेट यानी कि येलो पैम्पलेट कहा जाता है। वेरी गुड, यानी आजादी मिली नहीं और कॉन्स्टिट्यूशन पहले ही बन गया। अरे क्यों नहीं बन सकता भाई? अब अगर शादी नहीं की तो क्या घर में सहरा छपा के भी ना रखे? यार मेरा तो इन ऑर्गेनाइजेशंस पे कोई इंटरेस्ट नहीं रह गया है। कभी होम रूल सोसाइटी तो कभी गदर पार्टी, और अब ये HRA। इससे होना जाना क्या है? अबे तो किससे होना जाना है? यार भगत, तुम मान ना मान, ये कांग्रेस पिछले 30 सालों से टिकी तो हुई है। अबे टिकी हुई है क्योंकि सिर्फ टिके रहना चाहती है। ऐसा नहीं है, वो काम भी करना चाहती है। बस इस नॉन कोऑपरेशन वाली बात को छोड़ दे। नॉन कोऑपरेशन की ही बात करते हैं ना। वहाँ थोड़ी दिक्कत होगी। दिक्कत इसलिए होगी ना बेटा, क्योंकि तू भी उसका मारा है। उस कमरे में बैठे कम से कम 25 लोग उसके मारे हैं। कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो पाया क्या? क्या पाया? ठीक, कुछ नहीं पाया, लेकिन इसमें भी जनता का ही दोष है। क्या दोष है? भगवती भाई, उस मूवमेंट की कुछ शर्तें थी, वो तोड़ी गई। उस बंदे ने मूवमेंट वापस ले लिया। हाँ, चौरी चौरा में पुलिस ने निहत्ती भीड़ पर गोलियां चलाई, 2500 लोग मारे गए। बदले में थाने में भीड़ ने आग लगा दी, पुलिस कर्मी जलकर मर गए। ऐसे में जनता का दोष बताते हुए मूवमेंट वापस ले लिया गया। तो थाने में आग लगाने की क्या जरूरत थी? अरे तो उसके दरवाजे पे मत्था टेक के आगे बढ़ जाते क्या? क्या कांग्रेसी साहित्य पढ़ के आ रहे मार्कंड त्रिवेदी? अरे हाँ भाई, बाप ICS, बेटे के पास करने के लिए कुछ नहीं ना, तो सोचा एडवेंचर कर लेते हैं। तरतीब से बात कर सकते। अपनी अपनी राय रखने का हक यहाँ हम सबको है। और मैं आज भी कह रहा हूँ, इस गांधी नाम के बंदे में कुछ बात तो है। हाँ, बात तो है। मुल्क के 12-12, 13-13 साल के बच्चे उस कच्ची उम्र में जिस इंसान के लिए सड़कों पर आ सकते हैं, तो कुछ बात तो होगी। अरे, क्या जोश था सब में। आंदोलन करेंगे। गांधी जी ने कहा है अंग्रेजों की पढ़ाई नहीं चाहिए, बस से नारे फेंक कर बच्चे तैयार, कॉपी पेंसिल किताब में आग लगाकर बच्चे तैयार। अरे छोटे छोटे हाथों से तख्तियां उठाई थी, पर्चे बांटे थे। एक सुबह पता चलता है कि
आंदोलन वापस ले लिया गया। बच्चे मुंह पाए ताक रहे हैं आसमान की ओर। सरकारी स्कूलों के गेट उनके लिए बंद। सरकारी कॉलेजों में दाखिला मुमकिन नहीं। अरे कहां जाए, क्या करे, किससे फरियाद करे? कोई सुनने वाला नहीं, कोई समझने वाला नहीं। अरे याद है तुझे वो दिन? हाँ याद है, मगर मैं तब भी इतना परेशान नहीं हुआ था। क्या बोला? परेशान नहीं हुआ था? साले कुत्तों समान मिलमिलाते हुए आया था वो नारकली के होटल पे कि अब क्या करूंगा, और बाप जान से मार देगा, पढ़ाई कैसे जारी होगी। भूल गया ओए? तू तहजीब से बात कर सुखदेव। चूल्हे ढीली हो गई थी बेटा। इस कमरे में ना कम से कम 15 लोग थे वहां उस दिन। वो तो शुक्र है कि वक्त रहते लाला लाजपत राय ने नेशनल कॉलेज हम जैसों के लिए खोल दिया, वरना हाथ में कटोरा लेके ना दर दर की ठोकरें खा रहा होता तुमने, समझा? दर दर की ठोकरें खाए मेरी जूती। 50 को तो अपने घर में आज भी नौकरी दे सकता हूँ, चाहिए किसी को? साले नौकरी का काम तो आईसीएस की औलाद एडवेंचर के लिए क्रांति करते हो, हाँ, और फिर मजाक उड़ाते हो दूसरों की भावना का। वो चौरी चौरा के सिपाहियों का मरना तुझे याद है? उनका नहीं जो उनकी गोलियों से मरे थे। 3 साल पहले के जलियांवाला कांड को तू भूल गया और छोड़ दे, तू भूल गया उन्हें। उन 1500 लोगों को तू याद भी क्यों रखेगा ना, क्योंकि उसमें तेरा बाप, तेरा भाई या तेरी बहन शामिल नहीं थे। This is too much भगवती भाई। Nothing is too much. Nothing is too much. मैं आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं मिस्टर गांधी। और क्या ही रास्ता छोड़ा है आपने इस मुल्क के बच्चों के पास? मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी। बैलों के चरखे की चूकी आवाज खोल देगी, बैलों के चरखे की चूकी आवाज खोल देगी। मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी। बड़ी फसल के खेतों का अंबार खोल देगी, बड़ी फसल के खेतों का अंबार खोल देगी। गगन बोलते धरती और पाताल बोल देगी, गगन बोलते धरती और पाताल बोल देगी। मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी। अरे ओ भगत, कितने है वो? जी कौन? बताऊं कौन? जी वो यहाँ तो नहीं है जी। वो तो मुझे भी दिख रहा है, मगर है कहाँ वो? यहाँ तो 2-4 दिन से नहीं है जी। तो क्या लाहौर निकल गया या गोरे खा गए उसे? यहाँ घर घर में बैसाखी बन रही है और वो हराम ज्यादा अपनी माँ दादी को भूखा छोड़ के न जाने कहाँ आवारागर्दी कर रहा है। एक बार मुझे मिल गया ना तो उसकी तो मैं वो भगवती क्या तूने उसे समझाया जो मैंने कहा था? समझाया था, वो समझा भी फिर जी। वो कुछ ऐसी बात कह रहा था कि वो लड़की थोड़ी पढ़ी लिखी होती है। अरे पढ़ी लिखी लड़की को क्या फ्रेम में से जाके रखेगा? सालो तुम सबको तो इस लाहौर नेशनल कॉलेज में बिगाड़ रखा है। सालो अभी क्या लाला जी ने कभी शादी नहीं की या विद्यालंकर अभी तक कुंवारा है? सालो तुमको तो मैं बताता हूँ, अभी 4 दिन बाद लाहौर की गलियों में लौंडियों के लहंगे सूंघते हुए मिलोगे। ठीक है? सरदार का लौंडा, ऐसा तो उसे लट की ही समझ आनी है। इसको तो मैं देखता हूँ। ये सुखदेव और यशपाल कहाँ रहते हैं? जी। सुख तो कन्हैयालाल बिल्डिंग में रहता है जय गोपाल के साथ, और यशपाल का मुझे मालूम नहीं। तुम सबको तो सालों मैं याद दिलाऊंगा सब कुछ। सारे पर ये लठ मार मार के तुम्हारी सारी क्रांति ना निकाल दी तो मेरा नाम भी सरदार किशन सिंह वल्द सरदार अर्जन सिंह नहीं। थे किसी थे की हो रहा है? जी बैसाखी मना रहे हैं। अरे वाह जी वाह, जारी रखो। मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा आई बैसाखी, 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 मस्त नाचते भंगड़ा जट्टा
माफ कीजिएगा, आपको परेशान कर दिया। दरअसल स्मृतियों के ऊपर इतिहास या राजनीति का कोई बस नहीं चलता। शायद इसीलिए वो स्मृतियां हैं। लेकिन व्यक्ति जब उम्र के एक खास पड़ाव पर पहुंच जाता है, वही स्मृतियां उसे जिलाए रखती है। मैं उस समय लाहौर में नहीं था, मगर जब भी सुनता हूँ नया नया सा पाता। अरे खड़े क्यों हो, बैठो। मुझे अपनी जगह मालूम है, मैं खड़े रहना पसंद करूंगा। लेकिन मैं तुम्हें अभी भी पहचान नहीं पाया। मैं खुद नहीं पहचान पाया। क्यों आए हो मेरे पास? इतिहास में ना तो मेरी कोई जगह है, ना ही मेरा इंटरेस्ट। मेरा इंटरेस्ट तो उन बीते हुए लम्हों में है जो बहुत पहले ही ठहर गए थे और अभी भी ठहरे हुए लगते हैं। उनमें से कुछ मीठे थे तो कुछ कड़वे भी। मीठे बांटने वाले तो बहुत मिल गए। कड़वों के लिए इस बूढ़े के पास आ गए जो कि खुद रीढ़ की हड्डी की कैंसर लिए अपनी जिंदगी का आखिरी घड़ियां गिन रहा है। जी हाँ, अपनी आंखों से देख पा रहा हूँ कि जिस व्यक्ति ने 20वीं सदी के तीसरे दशक में पूरा हिंदुस्तान हिला दिया था, आज उसे उसके बोर्ड का जमादार भी नहीं पहचान पा रहा है। मेरी अब ऐसी कोई ख्वाहिश नहीं है। जब थी तब पूरी हुई, तब पूरा होना हमारा मकसद था, हमारा उद्देश्य। मकसद आप लोगों का क्या था? वो दूसरों को हीन बतलाना, दूसरों को कॉम्प्लेक्स देना, अपने जोश और उत्साह के आगे दूसरों के व्यक्तित्व को कुचलकर आगे बढ़ जाना, पंडित चंद्रशेखर आजाद को हनुमान जी का अवतार बतलाना, सुखदेव को दूसरों का मखौल उड़ाने देना, भगत के इंटेलेक्ट के आगे दूसरों को गोला समझना और किसी गैर जानकार को भाई बंबू लाट जैसे मजाक में उलझा कर रुला देना। तुम बंबू लाट को भी जानते हो? क्या बात थी, क्या बात थी, क्या बात थी। Let us pledge our life to our country. Let us pledge our life to our country. Let us pledge our life to our country. Let us pledge to our country. ये डायलॉग आज किसी तीसरे दर्जे की घटिया फिल्म का नायक बोलना पसंद करता है जनाब। हमारे कोनो मने आछे। मुझे अभी भी याद है 1924 के दिसंबर की वो तूफानी रात थी। कानपुर में गणेश शंकर विद्यार्थी की प्रताप प्रेस के तलघर में वो खड़ा था। पूज्य पिताजी नमस्ते। मेरी जिंदगी मकसद आला यानी आज़ादी हिंद के उसूल के लिए वक्फ हो गई है। मेरी जिंदगी में आराम और दुनियावी ख्वाहिशात बाहर से कशिश नहीं। आपको याद है कि जब मैं छोटा सा था तो दादाजी ने मेरे यज्ञोपवीत के वक्त ऐलान कर दिया था कि मुझे खिदमत वतन के लिए वक्फ कर दिया गया है। लिहाजा मैं उसी वक्त की प्रतिज्ञा पूरी कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप मुझे माफ फरमाएंगे। आपका ताबेदार। भगत सिंह क्यों आना चाहते हो चारे में? जिस तरह से आप हैं। अपनी वजह बताओ। वजह सबकी एक है, मुल्क की आजादी। कैसे मिलेगी? लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा।
मेरे में 3-4 अंग्रेज छोकरे पीटने को लड़ना कहते हो? जो शुरुआत थी और शुरुआत कभी ना कभी होती ही है। लड़ तो पिछले 100 साल से रहे हैं, अभी तक तो नहीं मिली आजादी। शायद से लड़ने के तरीकों में गलती रह गई हो। और तुम उस गलती को ठीक करने आए हो? क्यों नहीं आ सकता? हमेशा कोई न कोई आता रहा है। शादी में सही रंग से बचकर भागे हो बरखुरदार। शहीद वहाँ भी होना था तो सोचा कम से कम महबूबा आपने पसंद की हो। मौत और महबूबा में कोई फर्क नहीं दिखता जब तक वो दोनों सामने ना आ जाए। तो दोनों का सामना एक ही तरीके से करने को तैयार। बहुत तकलीफ होती है मरने में बरखुरदार। आपको कैसे मालूम? कहीं मरे हैं क्या? मौत के बारे में जितना मुझे मालूम है उतना ही आपको भी। साफ बराबर हुआ। इस कमरे में बैठा हर शख्स कभी न कभी मरा है। इनके जिस्म के घाव इस बात के सबूत हैं। जनाब, जिस्म पर लगे घाव ताकत का सबूत नहीं होते। ताकत कहीं और से आती है। खून बहाना बड़ी बात नहीं। बड़ी बात यह है कि जिससे गिरी हर एक बूंद क्या आने वाली नस्लों की रगों में आग लगा सकती है या नहीं। इंसानी जिंदगी बहुत कीमती होती है जनाब। इसको हंसते हंसते फांसी के फंदे पे चढ़ा देना हिम्मत का काम जरूर है, होशियारी का नहीं। वक्त और मौका तय किए बगैर अपनी जान गंवा देना बेवकूफी है। शायद यही कमी रह गई थी स्वाधीनता संग्राम के 100 साल के इतिहास में। और हाँ, जहां तक बात आजादी की है तो आजादी जरूरी नहीं है। जरूरी ये है कि आजादी हमें मिलती कैसे। और अगर ये आजादी हमें गलत तरीकों से मिली तो मुझे कहने में कोई हिचक नहीं होगी कि आज से 100 साल बाद भी हालात ऐसे के ऐसे ही रहेंगे। अरे गोरे चले जाएंगे, बुरे आ जाएंगे। काला बाजारी का साम्राज्य होगा। घूसखोरी सर उठा के नाचेगी और अमीर होते जाएंगे। गरीब और गरीब और धर्म, जाति और ज़बान के नाम पे विनाश का ऐसा नंगा नाश मचेगा, ऐसा नंगा नाश मचेगा जिसको बुझाते बुझाते आने वाली पीढ़ियों और सरकारों की कमर टूट जाएगी। स्वागत है हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन में, स्वागत है। मेरा नाम राम प्रसाद बिस्मिल। मैं अशफाकुल्लाह खान। ये शिव वर्मा। चारों देखते हो, इसे चारे का दिया सलाई कहते हैं। ये जयदेव कपूर, इसे कुश्ती में हराना पड़ेगा। और वो है ये चारे का खास बंगाली बटुकेश्वर दत्त। जी बेहतर। जानते हो बंगाली और हनुमान जी में क्या फर्क होता है? जी क्या होता है? कोई फर्क नहीं होता। दोनों को जब तक इनकी ताकत का एहसास ना कराया जाए ये बूटी लाने उठते नहीं। और एक बार उठ गए तो बूटी छोड़ो पूरा पहाड़ उठाते हैं। अरे हनुमान जी से याद आया, ये भूत है चारे का। जंजीर और जिंदगी इस बात तक नहीं बांध पाई और शायद ना ही कोई बांध पाएगी। पंडित भगत सिंह से मिलेगा कसरत के वक्त नहीं। जी नाम क्या है इनका? आजाद, पंडित चंद्रशेखर आजाद। कितना बाजुए कातिल में है। वक्त आने दे, बता देंगे तुझे है आसमां। हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। देख फांसी का ये बंदा खौफ से है कांपता। उसकी सल्लारों की हालत भी बड़ी मुश्किल में है। नर्म स्याही से लिखी शेरों की बातें चुग गई। एक नई बारूद से लिखी गजल महफिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है कोई कितना
ऑर्गेनिक शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ के लिए 8 नंबर डाउन पैसेंजर चली, जिसमें था सरकारी खजाने और उसमें सवार एचआरए के सदस्य को इंतजार था एक छोटे से स्टेशन के आने की, जिसका नाम था टोपे से पूछ ले नहीं है काकोरी। कुछ भी नहीं पता, एक भी सीन नहीं याद है मुझे, सब याद है, बहुत लहू की बूंद को ले हाथ में, सर घटा दे ए वतन बस्ती हंसना दिल में। ठाकुर रोशन सिंह, रामप्रसाद दिल, बिस्मिल, पुष्पा जरा देखे छुपा का मौत की मंजिल में, सरफरोश की तमन्ना। काकोरी स्टेशन पर सरकारी खजाना लूट लिया गया। अपना भगत भी उन दिनों उधर ही कहीं था ना? This is the same bloody Hindustan Republic Association. No! Tighten the security. Close all the stations between Shahjahanpur and Lucknow. Raid Meerut and Banaras. Recruit new agents in Delhi, Agra, Gwalior and Jhansi. Send one squad to Calcutta. Pick up that Sanyal. Call special force. I want to see CID screws in each and every street of Kanpur. What? सब खत्म हो गया, सब खत्म हो गया। उन्हें चारे पकड़ा गया, पंडित जी और मुकुट बिलास छोड़ के। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का एक सुनहरा अध्याय खत्म हुआ। बस एक गिरफ्तारी हुई और तब निकल गई साली की। 1927 के धधकते हुए दौर में भगत लाहौर को दूध पिला रहा है। जी, वो डेयरी तो उसके पिताजी ने खुलवाई है जी। तो क्रांति में अपने पिताजी से पूछकर कूदा था। साला 50वें भेद रहे से लेकर गए हैं दोनों चारे के, इसीलिए कि दूध बेचे, शादी करे और बच्चे पैदा करके धरती पर बोझ बढ़ाए। साले कीड़े मकोड़े फैलाकर चले गए दोनों चारे में। क्या नाम है उसका? वो 4 फुट का अमेरिकन नौटंकीबाज। जी, चार्ली चैपलिन। उसकी फिल्में देख देख कर क्रांति लाओगे? बहुत बड़ा एक्टर है जी। जूता निकालो अपना। सुखदेव कह रहा था जी। ये बम दशहरे में फेंके गए थे ना? हुकूमत का काम है पंडित जी। उनको तो बहाना चाहिए था भगत को पकड़ने का, उस पर मोटा केस लगाने का। उनको काकोरी के नाम चाहिए थे बचे हुए, मगर उसने कुछ नहीं बताया पंडित जी। एहसान किया मेरे ऊपर। बहुत मार पड़ी है पंडित जी। करनी पड़ेगी, सहन करनी पड़ेगी, वरना बीवी के नाड़े से गिरे बांधकर बैठ जाए। मैं भूलूंगा नहीं। सबसे बड़ा धोखा है मेरी जिंदगी का। ठीक, फैसला हो गया। राजगुरु जी आज की गाड़ी से तुम लाहौर जा रहे हो। आखिरी बार बात करके देख लो, मानता है तो ठीक, वरना भाई बम्बुलाट को भी साथ ले जाना, काम आएंगे। कर्ज में डूब चुकी होगी, क्योंकि वहां दूध बेचने के अलावा सब कुछ होता होगा। जानकर खुशी हुई कि इनकलाब से तुम्हारा जी उब चुका है। ऐसे में मेरे से 2 हाथ पड़वा लिया करो, जी अच्छा रहेगा। हाल ही में तुम्हारा केस वापस लेने की खबर आई है। जमानत के पैसे मिलने की पहले से बधाई। अगली बार
बापों से मजाक करो तो याद रखना कि बाप इस दुनिया में तुमसे पहले आए थे। क्या इतिहास कभी मानेगा कि पंडित चंद्रशेखर आजाद ने भगत सिंह को उड़ाने के लिए भाई बम्पूलाट भेज दिए। और भाई बम्पूलाट भी पूरे भरे के भरे, मतलब देखते ही चीर फाड़ देंगे। अब हर कोई पंडित जी भी तो नहीं हो सकता ना, जो 24 में से 2500 घंटे लंगोट बांध के रखे। क्या कहने पंडित जी के, क्या कहने। पंडित जी ने भी लोहार की चोट मारी है, क्या कहने। अरे चलो जरूरी बात, फिरोज शाह कोटला दिल्ली की मीटिंग पक्की हो चुकी है। उत्तरी भारत के सभी दलों में इस मीटिंग को लेकर काफी उत्साह है। बंगाल के अलावा इसमें सभी लोग आ रहे हैं। जैसा कि तय है, इस मीटिंग का संचालन तुम करोगे। उम्मीद करता हूं कि ये क्रांतिकारी आंदोलन में एक नई करवट साबित होगी। फैसला जो भी होगा मुझे मंजूर होगा। तुम सबका। पंडित के लिए आइडियोलॉजी थी, इसी बदौलत वहां इनकलाब आया। रूसी क्रांति पिछले दशक की ही नहीं, इस सदी की सबसे बड़ी घटना है मिस्टर घोष। क्या बंगाल ने अपने क्रांति का पहला पाठ महाराष्ट्र से नहीं सीखा? क्या पंजाब ने अपने क्रांति का पहला पाठ बंगाल से नहीं सीखा? तो क्यों हम हिचके एक ऐसी चीज अपनाने में जो एक अप्लाइड साइंस के तौर पर उभर कर आ रही है? लेकिन मिस्टर सिंह, इस सोशलिज्म नाम की साइंस में धर्म की कोई जगह नहीं, जो हमारे देश की परंपरा है। हमारे देश की परंपरा भूख है, हमारे देश की परंपरा गरीबी है, हमारे देश की परंपरा फ्रस्ट्रेशन है, और हम किसी परंपरा को अपनी छाती से चिपकाकर चले जाना चाहते हैं। इंसानी कौम के लिए धर्म एक अफीम है जनाब। वो इंसान को एडिक्ट जरूर कर सकती है, उसको भरपेट खाना नहीं दे सकती। लेकिन आप इस सोशलिज्म की व्यावहारिकता के बारे में क्या कहेंगे? आजादी जरूरी नहीं, आजादी के बाद का हिंदुस्तान जरूरी। और अगर उसके लिए कुछ भी व्यवहारिक है तो यही, वरना कुछ भी नहीं। ठीक है, एक आखिरी सवाल करना चाहूंगा। इस HSRA का कमांडर इन चीफ मिस्टर चंद्रशेखर आजाद ही क्यों नहीं? वो व्यक्ति अंग्रेजी की एक लाइन तक नहीं बोल सकता। हाई कमांडर एक प्रेरणा होता है, उसका लिटरेट होना जरूरी है। लिटरेट होना एक सब्जेक्टिव बात है जनाब। कुछ के लिए वो मिशनरी स्कूल की पढ़ाई है, और कुछ के लिए जिंदगी के तल्ख तजुर्बे। चलिए तो फिर तय रहा, आज से हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन का नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन हुआ। अब हमारा पहला टारगेट 30 अक्टूबर को साइमन कमीशन लाहौर पहुंचना। वो जहां जहां से गुजरेगा उसका वहां कड़ा विरोध किया जाएगा, और हमारा नारा होगा साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। कौन मारा गया बेबे जी? क्या नाम था उसका? सुपरिटेंडेंट स्कॉट। भगत, सुखदेव, भगवान दास और विजय। उसका आने का टाइम चेक करेंगे। उस शक्ल को कौन पहचानता है? जय गोपाल। जय गोपाल। वो मोटरसाइकिल पे आता है डीएवी कॉलेज के सामने। मैं देखते हुए इशारा कर दूंगा। इसका किसके पास है? राजगुरु के पास। राजगुरु, मैं और भगत पहली गोली चलाएंगे। हमारा किसी ने पीछे किया तो पंडित जी को संभालना है। पंडित जी कहाँ है? पंडित जी! पंडित जी, जय गोपाल ने गलत इशारा कर दिया है। वो स्कॉट के बजाय सॉन्डर्स मारा गया है। यमराज और यमदूत में ज्यादा फर्क नहीं होता। लाठी ऐसी सॉन्डर से बरसाई थी।
खून का इल्जाम लग गया। खून का इल्जाम इन पर? मगर किसके खून का? साइमन कमीशन, साइमन कमीशन, साइमन कमीशन। ये नारा था नहीं। यही सवाल मेरा था, यही सवाल मेरा था। खून का इल्जाम उस पर, लेकिन किसके खून का? उस सैंडर्स का खून तो सबको याद रहा। इतिहास ने उसे अपने पन्नों में डंके बजाकर जगा दी। उस इल्जाम ने उसे युग पुरुष बना दिया। लेकिन कल शाम वो किनारी बाजार में मिली थी अपनी माँ के साथ। मैंने सत श्री अकाल कहा तो शर्मा गई। उसकी माँ ने कहा कि इनसे शर्माने से काम नहीं होगा, क्योंकि अगली होली तुझे देवर जेठों के बीच मनानी है। उस गरीब की जान के सपनों का खून, उसका दारोमदार, उसकी जिम्मेदारी। दूसरों के खून से होली खेलने वाले उस योद्धा ने क्या कभी मेहंदी के रंग को पहचानने की कोशिश की? ये तो होना ही था, ये तो होना ही था। मैं तुझसे कहा करता था उससे बात मत किया कर। कि मेरी जमानत के दिन महंगे पड़ गए सुखदेव। 24 घंटे बम बारूद की गंध सूंघने वाले उस योद्धा ने क्या कभी गुलाब की नन्ही सी कली को सूंघ कर देखा? हिंदुस्तान के स्वतंत्रता संग्राम की धारा बदल कर रख देने वाले उस युगदृष्टा ने क्या किसी के छोटे से कुलबुलाते दिल को टटोलने की कोशिश की? अपने आप से चोरी करने की कोशिश मत कर भगत। तू उस वक्त सुखदेव से बात कर रहा है। मैंने उससे आज तक बात नहीं करी। जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। उस इंसान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उस संग्राम में बराबर का हिस्सा लेने वाले इतने जिम्मेदार व्यक्ति होने के नाते आपका खामोश रहना कहां तक जाएगा, मिस्टर बटुकेश्वर दत्त? उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है भगत, ये तो खुद जानता है। मगर हम इसके लिए जिम्मेदार हैं सुखदेव। तुम इसके लिए जिम्मेदार हैं। तुम इससे भाग नहीं सकते। भागे बगैर और कोई चारा भी तो नहीं, क्योंकि जिंदगी अब हमें किसी और रास्ते पर धकेल चुकी है। जिंदगी किसी को किसी की मर्जी के बिना कहीं नहीं ढकेल सकती। तेरी आंख में मुझे सुअर का बाल नजर आ रहा है भगत। क्या मतलब? तूने 8 अप्रैल वाले एक्शन में जाने से इनकार कर दिया। अरे किसने कहा? वो आदेश था पंडित जी का 8 अप्रैल को बम फेंकने में नहीं जाऊंगा। जबकि असेंबली में बम फेंकने की पेशकश तेरी थी और बम फेंकने के बाद गिरफ्तारी देने की पेशकश भी तेरी थी। अरे वो आज भी है। दुनिया भर की प्रेस मौजूद होगी, विदेशी पत्रकार होंगे। एचएस आर्य का अपनी बात दुनिया के सामने रखने का इससे अच्छा मौका कोई नहीं। और पहुंचाएगा कौन? वो राजगुरु जो ऑर्गेनाइजेशन का सबसे भरोसेमंद सिपाही है, लेकिन बेचारा लाचार बचपन की वजह से ऐसी जबान नहीं रखता है कि अपनी बात को ठीक से रख सके। या वो जय गोपाल, अरे जो तेरे इशारे पे अपनी जान की बाजी लगा देगा, लेकिन बेचारा मंच पर खड़ा होके क्रांति के मकसद को बौद्धिक स्तर पर व्यक्त नहीं कर सकता है। ये सब मुझसे कहने का क्या मतलब? सरदार भगत सिंह सुखदेव से मामूली सी बात का मतलब पूछ रहे हैं। तू बहुत गंदा इशारा कर रहा है सुख। सरदार भगत सिंह को ना एकदम से एहसास हुआ कि उनका इंटेलेक्ट तो बस लेख लिखने में है। एचएस आर्य के थिंक टैंक कहलाए जाने वाले सरदार भगत सिंह के इरादों में दिक्कतें आने लगी हैं। सरदार भगत सिंह अपनी तूफानी शिद्दत और विश्व क्रांति की बेइंतहा जानकारी अपने जिंदगी के किसी नाजुक से लम्हे के लिए बचा के रखने की कोशिश में है। खामोश हो जा सुखदेव। जनाब, किसी भी किस्म की क्रांति में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होती है, और खासकर तब जब वो कंफ्यूजन किसी औरत का लाया हो। मैंने कहा खामोश हो जा सुखदेव। तुझे पता है भगत, तेरी आंखों की लाली में बदलाव देख पा रहा हूं आज मैं, और कोई वजह नहीं बनती है, कोई वजह नहीं बनती है भगत कि तू उस पीढ़ी के ऊपर थप्पड़ मारे जो तेरा मुंह देख देख के जी रही है। पंडित जी, forgery of Clives and Hastings, and is being monitored by the British pirates. And henceforth, the saying is now roaring all the time. Down living Americans! Workers of the world, get united! Long live revolution! 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 Long live revolution!
गया सीन। मेरा संदेश तेरे लिए भगत कि मैं पीछे नहीं रहा। जेल जेल का फर्क है। तू दिल्ली में है, मैं लाहौर में, और मैंने सुना है तुम्हारे केस की कार्यवाही शुरू हो गई है। इंसानियत के लिए हमारा इश्क किससे कम नहीं, इसीलिए किसी के खून करने की ख्वाहिश रखने का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा एकमात्र उद्देश्य था कि एक धमाका करें, कि बहरों को सुनाने के लिए धमाकों की ही जरूरत होती है। हमने चेतावनी दी है उनको जो आंख मूंद कर अंधों समान दौड़े जा रहे हैं इस रेस में, आने वाली कल की गंभीर स्थिति की चिंता किए बिना। हमारा एक काम हमारी इंसानियत के प्रति रुझान को दर्शाता है। हम वो मशाल लेके उठे हैं शिवाजी और गुरु गोविंद सिंह, कमाल पाशा और रजा खां, वॉशिंगटन और गैरिबाल्डी और लफायत और लेनिन के हाथ में थी। नहीं करके दिखला देना चाहते थे कि इंसान का खून किया जा सकता है उसके इरादों, उसके विचारों का नहीं। और हाँ, हमारी क्रांति कोई बम पिस्तौल की संस्कृति नहीं है। मान ले इसका बस एक अर्थ है, एक मतलब है, बदलाव, चेंज। और अगर वक्त रहते वर्तमान सभ्यता के ढांचे को नहीं बदला गया, अगर सर्वहारा वर्ग को महत्ता नहीं दी गई, तो आने वाले हिंदुस्तान को महज कुछ पूंजीपति अपनी सुनहरी लेखनी से लिख रहे होंगे। आकाश भाई नाइस एंट्री। कितने आगे गई उस दृष्टा की भविष्यवाणी, किसके कानों में रची बसी रह गई है आज उसकी बात। आज 1965 इस बात का गवाह है कि आजादी हमें कांग्रेस ने दिलवाई। उसके पीछे वो गांधी नाम का बंदा था। वो मूवमेंट तो वक्त का बस एक बुलबुला था जो वक्त के साथ ही फूट गया, पीछे छोड़ गया खूनी गोलियों और बम के धमाकों की आवाज। तुम गलत कह रहे हो मार्कट। आजादी की धमाकों की आवाज तो असली में सन 1947 में अपने पूरे महाकाल के रूप में उठी थी, जब उसके साथ जुड़ गया था हजारों करोड़ों बच्चे, बूढ़े, औरतों की चीख जो चिल्ला चिल्ला कर कह रहा था हमें नहीं चाहिए हिंदुस्तान, हमें नहीं चाहिए पाकिस्तान। हमें बस एक मुल्क चाहिए जिसके जमीन पर हम आजादी की खुली सांस ले सके, जिसकी उंगली पकड़ के हम खेल सके। 18 साल के बाद भी वही ज्वालामुखी के लावा दोनों मुल्क के सीने में धधक रहा है। इसका जिम्मेदार किसको ठहराओगे मार्कंड? किस चीज का इंतजार कर रहे हो सालों? के ऊपर से कोई पैगंबर आएगा और तुम्हें छुड़ा के ले जाएगा? ये लाहौर सेंट्रल जेल है, दिल्ली या कानपुर नहीं। अंग्रेज अफसर को गोली मारेगा, साले हुकूमत को टक्कर देगा।
छेद के अंदर। मैं देखता हूँ कि तुम्हारी भूख हड़ताल कब तक चलती है। नाम जानते हो मेरा? हमारी भूख हड़ताल को आज 50 दिन होने को है और ये हड़ताल चलती रहेगी, ये जंग चलती रहेगी। हमारी लड़ाई तो अभी शुरू होती है। We want the facilities equivalent to the European prisoners. ये हमारा हक है। इनकलाब जिंदाबाद! भगत! शिव ने मक्खियां मार के खा ली है भगत। ये लोग उसके गले में नली नहीं डाल पा रहे हैं भगत। अजय ने मिर्चों वाला पानी पी लिया है भगत। और यतीन्द्र नाथ के फेफड़ों में एक सेर दूध भर गया भगत। उसका सारा बदन अकड़ा जा रहा है। उसने दवा खाने से इनकार कर दिया भगत। उसके जुबान हट रही है। ये मत समझ लेना कि एक यतीन्द्र नाथ के जाने से हिंदुस्तान का उमड़ता हुआ संग्राम रुक जाएगा। ये दौर चलता रहेगा जब तक हम हासिल नहीं कर लेते कंप्लीट इंडिपेंडेंस। और साहब मोतीलाल नेहरू ने कहा था, लानत भेजता हूँ सरेआम इस ब्रिटिश हुकूमत के जुल्म के खिलाफ। यतीन्द्र नाथ दास को रिहा किया जाए। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहे थे, सिर झुकाता हूँ शर्मिंदगी से इस हैवानियत के खिलाफ। यतीन्द्र नाथ दास को बचाया जाए। तो गणेश शंकर बोले थे, I spit on the courage of British Empire who don't even know how to kill. The soil has had enough from you, you Britishers. Now it needs something from us. And we are out prepared to give the precious most thing we have. That is our lives! मालूम नहीं शेफ, मालूम नहीं। महाभारत में कृष्ण और कर्ण का संबंध पड़ा था। वो कर्ण जो कृष्ण का अटूट भक्त था, वो लड़ा उनके खिलाफ था। हमारा भी वही गया था पहले, क्योंकि कुछ बाबले उसूल बना लिए थे उसने। अलग बात है कि उसके जाने के बाद कृष्ण भी कुछ सुखी नहीं रह पाए। मैं उनका हक तो नहीं, मगर उनकी कद्र जरूर करता हूँ। इसलिए उनकी मुखालिफत करने का हक भी मानता हूँ। मालूम नहीं शेफ, मालूम नहीं कि मैं नास्तिक क्यों हूँ। अरे मुझे तो ये भी नहीं मालूम कि नास्तिक होने के बावजूद जेब में भगवत गीता, गुटखा और ये विवेकानंद की जीवनी क्यों रहती है। मगर हाँ, एक चीज तय है, मुझे एक चीज मालूम है कि अपने आजाद हिंदुस्तान को वो महाभारत के बाद का आजाद भारत तो नहीं देना चाहेंगे। जहां गरीबी फैले, जहां महामारी उमड़े, जहां भेड़ियों का राज हो, कबूतरों का सहमापन हो,
हम तो देना चाहते हैं कैसा देश, एक ऐसा वतन जहां रंगे हो, जहां उमंगे हो, जहां खुशहाली हो, जहां मुस्काने हो और भाईचारे का साम्राज्य हो। और हाँ, हमारा इनकलाब कोई खून आलूदा नहीं है। इसे तो फूलों की पंखुड़ियों से पोस पोस के पैदा किया गया है। हमारा इनकलाब आएगा, हमारा इनकलाब आएगा। ये अलहदा बात है कि हमारी जिंदा आंखें इसे देख पाती है या नहीं। मार दिया अपना नाम शिवराम हरि, राजगुरु। चार्ज सॉन्डर्स मर्डर केस। कब पकड़े गए? 10 जनवरी 1930 को। कहाँ पकड़े गए? पूना में। कैसे पकड़े गए? मालूम नहीं, जब पकड़ लिया गया तो पता चला पकड़ लिया गया। अपने दूसरे को मार दिया। हाँ, तो किसने? मैंने। अरे मेरे राज दुलारे, अपनी मुखबिरी खुद ही, ये कैसी बात है? वहाँ बस एक आदमी को बता दिया था, सॉन्डर्स को मैंने मारा। नहीं बेटा, आधे पूना शहर को बता दिया और तो और वो पिस्तौल भी दिखा दी। बोलो गलत है? एकदम गलत है, झूठ है, बिल्कुल गलत है। तुझे क्या लगता है हम जेल में हैं तो बाहर की खबर नहीं रखते क्या? अरे पंडित जी ने तुझे समझा के भेजा था ना कि अपनी एक कैंची जैसी जबान पर लगाम रखना। वहाँ मच्छर बहुत थे, ठीक से सो भी नहीं पाया। चलते फिरते ऊँग लगी रहती थी, इसी बीच कहीं मुंह से निकल गया होगा। अच्छा बात नहीं है। अरे व्हाट यार, आई हेयर एंड दिस वेलकम। अरे जियो तुम्हारी अंग्रेजी भाई, कहाँ से सीखी? सॉन्डर्स को मार के ही तो कुछ नहीं बोल पाया था वो गांधी इरविन पे, कुछ नहीं बोल पाए थे कांग्रेस के सभी सर्वे सर्वा, और कुछ नहीं बोल पाए थे देश के सभी सेल्फ स्टाइल लीडर्स। उन्होंने तो अदालत आना ही बंद कर दिया था। शायद सरकार चाहती ही यही थी। और इस सदी का वो सबसे अनोखा मुकदमा चला। मैं अभियुक्तों को तलब करने की जरूरत नहीं समझी गई। उसको दिखा दिया और इनको नहीं बचा पाती। मैंने बताया ही नहीं था। कानपुर सिर्फ मुझसे मिल रहे हो? जी हाँ, जैसे सिर्फ दत्त साहब से मिलने दिल्ली गया था। वो बात 1965 की है, आज 1994 चल रहा है। आज किसी को उस वक्त में क्या इंटरेस्ट जा गया? जब जागना चाहिए था तो जागा नहीं। आज जब जागा है तो उनमें से बस आप ही बचे रह गए हैं। बहरहाल मैं आपको यह बतलाने आया हूँ कि ये 1994 इस मुल्क को हम जैसों की देन है, उसकी नहीं। क्या मतलब? मैं उन हजारों लाखों लोगों को रिप्रेजेंट करने आया हूँ जो उस वक्त उसकी तूफानी रफ्तार से खुद को बचा नहीं पाए और जिन्होंने उसकी शक्ल देखकर दूसरा भगत सिंह बनने का ठान लिया। ये हमारा चुनाव है और हमें इस चुनाव पे फक्र होना चाहिए। अगर हमारा ये मूवमेंट
आने वाले हिंदुस्तान को कोई दिशा दे पाता है तो यही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि होगी। कोई दिशा नहीं दे पाए तुम। आज के हिंदुस्तान में तुम्हें सिर्फ साबुन के कैलेंडरों पर देखकर याद किया जाता है। सरदार भगत सिंह। लोगों की यादों में बसना हमारा मकसद नहीं था। कल हमारा फैसला है। मजे की बात नहीं की, हमें पहले ही मालूम है कि ये फैसला क्या होने वाला है। ओए अपने राजगुरु की गर्दन में तो पैडिंग लगानी पड़ेगी, तब कहीं जाके फांसी का फंदा इसकी गर्दन में फिट होगा। अबे तेरी गर्दन की दिया सलाई। और भगत के लिए तो गड्ढा खुदवाना पड़ेगा, तब कहीं जाके कर टिक पाएगा। अरे तुम आदमी होके कुतुब मीनार। था उसने आखिरी इच्छा के तौर पर लेनिन की जीवनी और रसगुल्लों का कुल्हड़ मंगवाया था। प्रेम दत्त 3 साल बमशक्कत, कुंदन लाल 7 साल बमशक्कत, शिव वर्मा, विजय कुमार सिन्हा, जयदेव कपूर, कमलनाथ, गया प्रसाद। डिजिटल राइट खरीद रखे मैंने, इसके डिजिटल राइट। किशोरी लाल, महावीर सिंह, आचार्य कालाबानी, राजगुरु, सुखदेव और भगत सिंह। खाली नहीं जम पाता ना भाई। सूरज से ज्यादा तो इसका सीन हो गया बे। सूरज का 2 सेकंड का सीन आया था, बस 2 सेकंड का। वो भी रिकॉर्ड करने के चक्कर में नहीं हो रही है। रिकॉर्ड है उसकी, पर पहचान नहीं पाया ना कितना जल्दी आया कितना जल्दी गया। वो था ही नहीं मैंने। हाँ वो तो था, वो मैंने देखा है। रिकॉर्डिंग है उसकी इसमें। एक पर्चा था ना, तो पर्चा नीचे उसमें नाम लिखा हुआ है, पर पर्चा नहीं थी। फिर मैंने ही मार दी। फिर आई आगे मेरे चोले में तेरे माथे का पसीना है, पसीना है, और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदे हैं, बूंदे हैं, और थोड़ी सी तेरे आंचल की बूंदे हैं, बूंदे हैं। मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे, मेरा रंग दे बसंती, मेरा रंग दे बसंती चोला, माई मेरा रंग दे बसंती चोला।
मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज लाल बोला मेरा लाल बोला मेरा लाल बोला ये आज जोरदार ताली होनी चाहिए इस नाटक के लिए। जिंदाबाद 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 शहीद भगत सिंह जिंदाबाद 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 शहीद सुखदेव जिंदाबाद 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 शहीद राजगुरु जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत शानदार पेशकश आपके सामने हुई, एक बार फिर जोरदार ताली बजाइए। और इसके साथ थोड़ा सा वक्त और लूंगा, क्योंकि आपको मालूम है कि जो नाटक करने वाले लोग हैं उनका परिचय जानना भी बहुत जरूरी है, नाटक का हिस्सा होता है। लेकिन उसके साथ मैं चाहूंगा बुलाना इस शानदार जो पेशकश के निर्देशक हैं रोशन अमर उजाला। कुछ देर और का मैं समय मांगूंगा कि आप कुछ देर उसी तरह जिस तरह से आप रहे यहाँ पर। और इसी के साथ मैं चाहूंगा कि तमाम पात्रों का परिचय हो, और उसके साथ ये एक अपील है कि जो नाटक का खर्च है आप वहाँ पे चंदा का लोग लेके रखें, आप उनको चंदा भी दीजिएगा ताकि ऐसे नाटक होते रहें।
और एक और चीज है कि आपने जब शुरुआत में जो व्यवधान हुआ था उस समय कोई भी वीडियो बनाया है तो कृपया उसको डिलीट करें। वो आईसी की धारा के तहत वो आप मतलब ये जुर्म है कि आप किसी का वीडियो चलाएं। और इसी के साथ मैं फिर से जोरदार ताली रोशन अमर उजाला और उनकी टीम के बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का इतने ज़्यादा तादाद में, इतने ज़्यादा नंबर्स में इस नाटक में आने का, खूब सारा मोहब्बत देने का। इस नाटक का सपना मैंने आज से 3 साल पहले सितंबर के महीने में 2022 में देखा था और ये नाटक आज आप लोगों की बदौलत वो सपना मेरा पूरा हुआ है। मेरे लिए आज ये बहुत बड़ा दिन है। भगत सिंह ने सुखदेव को खत लिखते हुए प्रेम के उसी मोहब्बत का प्रतीक है। भगत सिंह ऐसी शख्सियत थे जो हमें मजबूर करते हैं ऐसे नाटक दिखाने का, ऐसे नाटक करने का। इसके साथ ही मैं अभी सभी अपने तमाम कलाकारों को उनका परिचय देना बहुत जरूरी है क्योंकि हम क्रेडिट्स के ही भूखे होते हैं। ये बात सही है। मार्कंड त्रिवेदी के किरदार में थे आकाश यादव। आकाश भाई। सुखदेव थापर के किरदार में थे शशांक भाई। भगत सिंह के किरदार में थे हिमांग। राजगुरु के किरदार में थे सानिध्य। भगवती चरण गोरा के किरदार में थे उत्सव। जयगोपाल के किरदार में थे सृंजय। यशपाल के किरदार में थे ऋषभ। मोइन के किरदार में थे सुमित। किशन सिंह के किरदार में थे कार्तिकेय। विद्यावती के किरदार में थी देवानंदा। शिव वर्मा के किरदार में थे पवन। आजाद के किरदार में थे श्रव्य। राम प्रसाद बिस्मिल के किरदार में थे आशीष मिश्रा। जयदेव कपूर के किरदार में थे राम जी। फातुल्ला खान के किरदार में थे अमन। अरे भाई। फणींद्र नाथ घोष के किरदार में थे हरवेंद्र। भगत सिंह की माशुका के किरदार में थी प्रिंसी। मां के किरदार में थी अंजलि। खान बहादुर अब्दुल अजीज के किरदार में थे पार्थ। सिपाही के किरदार में थे सूरज। हमारा लास्ट नंबर 1 जो था वो थी आरोही। लास्ट नंबर 2 जो थे वो थे अनुराग। इसके साथ ही मैं अपने पूरे बैक स्टेज क्रू, पूरे बैक स्टेज मेंबर को बुलाना चाहूंगा जो मेरी रीढ़ की हड्डी थे, जो इस पूरे नाटक की रीढ़ की हड्डी के रूप में उन्होंने काम किया। प्लीज ऑल द बैक स्टेज, प्लीज कम ऑन द स्टेज। सेट डिजाइन एंड एग्जीक्यूशन प्रज्ञा, अन्वेषा, लेल एंड प्रियंका। म्यूजिक में थे हरवीन और लाइट्स में और म्यूजिक में हमारे साथ थे मनीष। इसी के साथ मैं अपनी बात को खत्म करना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। इनकलाब जिंदाबाद। और इसके साथ सारे कलाकार डायरेक्टर को एक गुलदस्ता भेंट करना चाहते हैं, तो डायरेक्टर साहब आप सूरज का फोटो ले, सूरज का फोटो ले।
फोटो ले जल्दी। अरे मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ भाई। और इस नाटक को अपने अंदर लेकर जाइएगा तो आइएगा। परसों हम डीएस जा रहे हैं 2 बजे इलेक्शन की नोटिफिकेशन को जारी करवाने के लिए।